हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। बीच में क्या हो जा रहा है कि 1-2 दिन इस तरीके से गैप हो जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने टॉपिक्स को छोड़ा है हम वहीं से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा पिछला जो टॉपिक था उत्तराखंड का इतिहास, हमारा जो चल रहा था, अभी जो हमारी क्लास है वो है उत्तराखंड के इतिहास का मध्यकाल। तो मध्यकाल में मैंने आपको बताया था, मध्यकाल में 2 वंशों के बारे में चलती है यहाँ पे चर्चा। तो 2 वंशज जो हैं वो है पवार वंश और कुमाऊँ का चंद वंश। तो इनके बारे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या था, पवार वंश था और इधर साइड हमारा क्या था, चंद वंश। तो ये हमारा पवार वंश था और पवार वंश और यहाँ पर चंद वंश। चंद वंश जो था, सबसे पहले मैंने आपको चंद वंश के बारे में स्टार्टिंग करी थी, जहाँ पर मैंने मध्यकाल में तो चंद वंश से स्टार्टिंग करेगी और लास्ट भी चंद वंश में क्या होगा कि पवार वंश जो होते हैं, पवार वंश के जो होते हैं शासकों के कम शासकों के बारे में। लेकिन जो चंद वंशज है इसमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं, यानी कि इनकी स्टोरी ज़्यादा थी, इनके उसमें ज़्यादा यहाँ पर क्या हुए थे, षड्यंत्र रचे गए थे और यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो चंदों में है। तो यहाँ पर जो आपका कवर होगा, जो पवार वंश में मैंने आपको यहाँ पे लास्ट जो हमारा टॉपिक रहा था, पृथ्वीपति शाह रहा था। पृथ्वीपति शाह जो था, पृथ्वीपति शाह के बाद जो है उसका क्या होता है, एक बेटा होता है, उसका नाम होता है मेदिनी शाह। मेदिनी शाह क्या होता है, औरंगज़ेब से मिल जाता है और जिसके कारण पृथ्वीपति शाह उसे कर देता है, अपने उत्तराधिकारी जो भी पद था उससे वंचित कर देता है। और जब दिल्ली में औरंगज़ेब के दरबार में ही वो अपना रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, मेदिनी शाह की। तो उसका एक बेटा होता है, उसका नाम होता है फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह किसका बेटा था? फतेहपति शाह जो था मेदिनी शाह का बेटा था। और पृथ्वीपति शाह का क्या था, पौत्र था, यानी कि पोता था। तो पोता को उसने उत्तराधिकारी के पद पर वहाँ पर बिठा दिया। तो अब जो शासक बनता है, नेक्स्ट शासक पवार शासकों में, वो आता है आपका यहाँ पर फतेहपति शाह। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फतेहपति शाह। फतेहपति शाह, तो फतेहपति शाह से आप याद कर सकते हैं कि एक क्या है, एक नगर का नाम फतेहपुर है। तो फतेहपुर नगर किसके नाम पर रखा गया है? फतेहपति शाह के, यानी कि इसी ने उस नगर की स्थापना कराई थी। ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो इसका जो टाइम पीरियड था फतेहपति शाह का, वो टाइम पीरियड रहा है 1667 से 1716 तक। 1667 से यहाँ पे 1667 में क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह इसे गद्दी पे बिठा देता है, तो यहाँ पौत्र होता है ये उसका 1716 तक। वहीं दूसरी ओर चंदों में बात करें तो जो शासक आता है, जो नेक्स्ट शासक आता है, वो कौन होता है? उद्योत चंद होता है। उद्योत चंद होता है। उद्योत चंद का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1678 से 1698 तक। 1678 से 1698 तक। 98 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फतेहपति शाह का जो था 67 में था, यानी कि फतेहपति शाह जब यहाँ पे बाज बहादुर चंद का शासनकाल चल रहा था तभी बैठ गया था। तो इसके समकालीन हम यहाँ पर एक और शासक को हम लिख सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ दिया है, वो है आपका बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद को भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो बाज बहादुर चंद का मैंने आपको वहाँ पिछली क्लास में बता दिया है वैसे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाज बहादुर। तो इसके समकालीन कौन-कौन रहा? बहादुर बाजपुर की स्थापना करी थी इसने। बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद। फिर आता है इसके बाद जो शासक बना था वो कौन था? उद्योत चंद था। मैं यहाँ पे बाद में बताऊँगी, पहले मैं फतेहपति शाह को अच्छे से कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ पे आता है, फिर इसी के समकालीन आता है उद्योत चंद। उद्योत चंद, मैंने इसका टाइम पीरियड क्या बताया था आपको? बाज बहादुर चंद का टाइम पीरियड था 38 से 78 तक। तो ये इसके जो वो दादा रहे थे उसके समकालीन भी था। तो 1638 से 1678 तक बाज बहादुर चंद रहा और फिर इसके बाद 1678 से 1698 तक कौन रहा था? 2 साल तक उद्योत चंद रहा था। उद्योत चंद के बाद आता है इसका बाद में जो आता है
जगतचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद और देवीचंद। ज्ञानचंद, यहाँ पर आ जाएगा ज्ञानचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद। पहले हम इनके टाइम पीरियड को देखेंगे। यहाँ पर जो था ज्ञानचंद रहा और जगतचंद रहा। तो बाज बहादुर चंद इसने एक कार्य जो मैंने आपको बाज बहादुर चंद के बारे में नहीं बताया है, वो क्या था कि बाज बहादुर चंद ने जो एलोरा का कैलाश मंदिर, जो बाज बहादुर चंद था, उसी के जैसा एक मंदिर कहाँ पे बनाया था? उत्तराखंड में बनाया था। जो एलोरा का कैलाश मंदिर था, वैसा ही किसने? बाज बहादुर चंद ने उत्तराखंड में भी एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसने जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, उसी की तरह क्या है, एक उत्तराखंड में भी एक मंदिर यानी कि निर्माण कराया था, उसे कहते थे हथिया देवाल। तो हथिया देवाल का जो निर्माण कराया था, वो किसने कराया था? हथिया देवाल। ये मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताया है। तो ये जो था, ये किसके समान है? ये जो है एलोरा की गुफाएँ सुना होगा आपने, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर के जैसा है। तो यहाँ पे एलोरा के कैलाश मंदिर के समान ही क्या बनाया था? हथिया देवाल का निर्माण किसने कराया था? ये हथिया देवाल का निर्माण बाज बहादुर चंद ने कराया था। उद्योग चंद का मैं आपको बताऊँगी, यहाँ मैं टाइम पीरियड के बारे में बता देती हूँ। तो जो ये था आपका 1698 से 1600, ज्ञानचंद का जो टाइम पीरियड रहा है 1708 तक रहा है। 1698 से 1708 तक रहा है और 1708 से 1720 तक कौन रहा था? जगत चंद्र रहा था। तो जगत चंद्र के काल को क्या कहता है? इसके काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। कुमाऊं में जो है चंदों का जो काल था, उसमें जो है स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जगत चंद्र के काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। स्वर्ण काल। तो पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि किस चंद्रवंश के शासक के काल को कहता है स्वर्ण काल के नाम से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जैसे क्या है, जैसे हमारे जो हिस्ट्री है उसमें क्या है आपका, जब आते हैं गुप्त आते हैं, तो गुप्त में एक गुप्त जो शासक होता है उसके काल को भी स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी तरह से कुमाऊं वाले क्षेत्र में जिस चंद शासक के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, उसका नाम क्या था? जगत चंद था। और जगत चंद का टाइम पीरियड 1708 से 1720। एक बार हम फिर से देखेंगे, फतेहपति शाह जो है, ये किसका होता है? पृथ्वीपति शाह का पौत्र होता है, यानी कि पोता होता है। मेदिनी शाह का पुत्र होता है। मेदिनी शाह होता है, इसकी मृत्यु, मेदिनी शाह की मृत्यु कब होती है? 1662 में मृत्यु हो जाती है। 1662 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो दादा होता है फतेहपति शाह, वो इसे गद्दी बिठाता है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये भी उसी का वंशज है, तो इसे गद्दी बिठाता है। 1767 से 1667 से 1716 तक कौन रहता है? ये फतेहपति शाह का काल होता है। तो अब बात करते हैं फतेहपति शाह, अब क्योंकि उन चीजों की तो अब बात में उनकी बात तो अब खत्म हो गई, अब इसका काल चलेगा। तो इसके काल में क्या-क्या रहा? तो इसके समकालीन रहा था आपका बाज बहादुर चंद और उद्योग चंद और आपका ज्ञानचंद और यहाँ पे जगत चंद। तो 4 शासक जो है आप फतेहपति शाह के समकालीन जा सकते हैं। बाज बहादुर चंद जो था, वो आपके जो पहले शासक रहे हैं उनके समकालीन, क्योंकि इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको टाइम पीरियड याद हो जाएगा। तो 4 इसके समकालीन थे। जगत चंद्र जो था, वो किसके स्वर्णकाल को कहा जाता है? स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जगत चंद्र के काल को कहा जाता है। जबकि हत्या देवाल एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कहा था? बाज बहादुर चंद ने कहा था। तो इतनी बातें थी। अब हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ फतेहपति शाह के बारे में। तो ये आपका कुमाऊं वाले क्षेत्र में, सपोज यहाँ पर आपका ये हमारा उत्तराखंड हो गया। अभी इसको मिटा देती हूँ। आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि क्या आते हैं, ये इसके समकालीन है। तो यहाँ पर हमारा जो है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। सपोज ये उत्तराखंड है, यहाँ पर हमारी जो शक्तियाँ शासन कर रही हैं, ये हो गए हमारे
चंदवंश कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं पवार शासक कर रहे हैं। यहाँ पर पवार शासक है और यहाँ पे चंदों का शासन चल रहा है। लेकिन अभी क्या था, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वहाँ पर क्या था, कुछ क्षेत्रों को जैसे शाहजहाँ का आक्रमण हुआ था, तो मुगलों का आक्रमण होता है तो भाबर वाला क्षेत्र जो होता है मुगल अपने अधीन कर लेते हैं। तो भाबर वाला क्षेत्र जब मुगलों ने अपने अधीन कर लिया था, तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब कोई शासक आएगा तो उनमें क्या होगी, लड़ाई होगी, मार-धाड़ होगी, तो अपने क्षेत्र को वापस लेंगे। ऐसे ही होता है इनमें, क्या होता है कि कभी कोई शासक आता है तो उस क्षेत्र को ले लेता है, फिर दूसरा शासक आता है तो अपने क्षेत्र को वापस कर लेता है। इस तरीके से इनका चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता था। तो यहाँ पर अभी जो था आपका, यहाँ वाले क्षेत्र पे क्या था, भाबर वाले क्षेत्रों पे, जो भाबर तराई वाला देहरादून वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मुगल शासन था। यहाँ पर आपका मुगल शासन ही था। लेकिन जब फतेहपति शाह आया, ये क्या था, फतेहपति शाह के बारे में, ये एक योग्य इसके बारे में बहुत सी बातें कही गई है। प्रतापी, योग्य और कला प्रेमी, साहित्यिक, मतलब क्या है, साहित्य में रुचि रखने वाला, साहित्य यानी कि साहित्यिक, तो बहुत सारी इसके बारे में बातें कही गई है। तो पूछ सकता है कि पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा वो पवार शासक था जो क्या था, कि कला में रुचि रखता था और साहित्य में रुचि रखता था बहुत ज्यादा ही, मतलब जो आपके सबसे ज्यादा पवार शासकों में जो आपको मिलेंगे कि आते हैं चित्रकार मिलेंगे या विद्वान मिलेंगे, वो किसके काल में मिलेंगे, फतेहपति शाह के। तो अगर कोई सभी को ज्यादातर आपको ऑप्शन अगर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे अगर आप फतेहपति शाह देखते हैं तो आप इसको वहाँ पे आसानी से टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो दरबार में रहते थे 9 रत्न रहते थे। तो फतेहपति शाह के दरबार में कहते हैं 9 रत्न रहते थे। जिस तरह से अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसी तरीके से पवार शासकों में फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न कौन-कौन थे, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँगी और आपको उसको इज़िली तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उनके दरबार में क्या थे, कुछ साहित्य के लोग थे, कुछ विद्वान लोग थे, जो क्या कहते थे, विद्वान लोग क्या होते हैं कि किस चीज़ की वो करते हैं, तो विद्वान लोग थे, कोई कवि लोग थे, तो ये सारे लोग किसके उस दरबार में थे, फतेहपति शाह के दरबार में थे। पहले बात करते हैं फतेहपति शाह के बारे में। तो ये क्या था, योग्य, प्रतापी, कलाप्रेमी और साहित्यिक शासक था। इसके दरबार में जो 9 रत्न थे, 9 रत्नों की बात करती हूँ। तो 9 रत्न किसके दरबार में थे? नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे 9 रत्न। 9 रत्न, नोट। इसके दरबार में 9 रत्न, ये वो वाले 9 रत्न नहीं है जो हमारे अकबर के दरबार में, जो अकबर शासक था, मुगल शासक, उसके दरबार में थे। अब इन्होंने अपने दरबार में जो 9 रत्न रखे थे वो अपने हैं, लेकिन उनको नाम क्या दे दिया, 9 रत्न के नाम से दे दिया था। ऐसे ही अकबर के दरबार में जैसे उनकी क्या कहते हैं, रुचि के कारण या उनकी कोई विशेषता के कारण उन्हें 9 रत्न की उसमें शामिल करा था। इसने भी अपने दरबार में 9 रत्नों को शामिल करा था। उनके नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जो 9 रत्न थे उनके नाम में इस तरीके से लिख देती हूँ आपको, 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गए आपके 5 और यहाँ हो गए आपके 6 7 8 9। थोड़ा साफ-साफ दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार हाँ, तो पहले जो थे, पहले नवरत्न की बात करें तो श्री हरि दत्त नोटियाल, नोटी
नोटी, नोटी, जैसे नोटी होता है ना, नोटियाल आपने सुने होंगे, तो नोटियाल कास्ट वाले श्री हरिदत्त नोटियाल, और दूसरे हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लिखने तो सभी हुए, तो यहाँ पर हो जाएंगे श्री हरिदत्त थपलियाल, श्री हरिदत्त नोटियाल, श्री हरिदत्त थपलियाल, श्री हरिदत्त नोटियाल, श्री हरिदत्त थपलियाल, और श्री हरिदत्त नोटियाल, यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पे 4th कर देती हूँ, यहाँ पर 3 कर देती हूँ, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9th, तो श्री हरिदत्त नोटियाल, श्री हरिदत्त थपलियाल, तो एक बार आप 2-2 ऐसे ही याद करेंगे तो इज़िली आपको नवरत्न याद हो जाएँगे। हरिदत्त नाम आप से देख सकते हैं, श्री हरिदत्त नोटियाल, श्री हरिदत्त नोटियाल, श्री हरिदत्त थपलियाल, तो दोनों ही क्या है, सेम नाम है, बस कास्ट चेंज है, श्री हरिदत्त नोटियाल और श्री हरिदत्त थपलियाल। ये आपके हो जाएँगे नवरत्न, और इसके साथ-साथ आपके जो तीसरे नवरत्न थे उनका नाम था रुद्रदत्त कमोठी, रुद्रीदत्त कमोठी, रुद्रीदत्त, श्री रुद्रदत्त कमोठी, कमोठी। ये क्या थे? कमोठी थे। क से याद कर सकते हैं आप, रुद्रदत्त कमोठी। श्री कीर्तिराम कंठोला, श्री कीर्तिराम कंठोला। तो ये आपके चौथे हो गए। तो देखिए आप कमोठी कंठोला, तो इस तरीके से याद करें। जैसे आपका हरिदत्त नोटियाल थे और हरिदत्त थपलियाल थे। दूसरे क्या हो जाएँगे? कमोठी, और तीसरे चौथे क्या हो जाएँगे आपके? कंठोला। तो ये हो जाएँगे आपके 4 नवरत्न हो गए। इसी तरीके से आप फिर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो बर्थवाल आते हैं, अ सुरेशानंद, सब में श्री लगाना है। श्री सुरेशानंद, सुरेशानंद बर्थवाल, ये आपके हो गए सुरेशानंद बर्थवाल। बर्थवाल आप कास्ट से याद कर सकते हैं, बर्थवाल। तो इसमें फिर सुरेशानंद बर्थवाल, बर्थवाल, और फिर आ जाएँगे आपके श्री बासवानंद बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा से याद कर सकते हैं, बहुगुणा थे, एक बर्थवाल थे, कमोठी थे, कंठोला थे, थपलियाल थे, नोटियाल थे। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे 6 जो थे हमारे नवरत्नों के नाम आ गए हैं। इसके बाद हमारे जो आते हैं शशिधर डंगवाल, शशिधर डंगवाल, तो शशिधर डंगवाल थे। दूसरे चौथे जो आपके थे यहाँ पे श्री शशिधर डंगवाल हो गए 7वें, और यहाँ पे 8वें जो हमारे ये थे सहदेव चंदोला, श्री सहदेव चंदोला। तो चंदोला भी आपने देख रखा होगा कि हमारे उत्तराखंड की जब हिस्ट्री आती है तो वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं, कभी पढ़ा होगा, मतलब जो तैयारी कर रहे होंगे पहले से, तो वहाँ पे चंदोला का नाम भी आता है, बहुगुणा का नाम भी आता है, नोटियाल का नाम भी आता है, बर्थवाल का नाम भी आता है, डंगवाल का नाम भी आता है। ये क्या है, कास्ट है, मतलब नाम अलग-अलग होंगे लेकिन ये कास्ट वहाँ पर सुनी होगी। तो उसी तरीके से आप कास्ट याद रख सकते हैं, चंदोला थे, बहुगुणा थे, कंटोला थे, थपलियाल थे, नोटियाल थे, कमोठी थे, बर्थवाल थे, डंगवाल थे। तो ये आपके हो गए 8 नवरत्न, और जो लास्ट नवरत्न थे उनका नाम था खतेराम धस्माना, खेतराम धस्माना। खेतराम धस्माना।
तो हमारे ये हो गए 9 रत्न। तो जो फतेहपति शाह थे उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। आइए उनको अच्छे से याद कर सकते हैं हम। अच्छे से याद करते हैं तो पहले नोटियाल थे, दूसरे थपलियाल थे, तीसरे डंगवाल थे, चौथे डंगवाल के बाद बहुगुणा थे, कंठोला थे, कमोठी थे और आपके धसमाना थे और 1-2 आपके क्या थे डंगवाल थे और चंदोला थे। ये सारे क्या थे 9 रत्न थे। आगे के नाम आप अच्छे से याद कर सकते थे हरिदत्त, हरिदत्त दोनों हटिया जो नोटियाल और थपलियाल हैं वो हरिदत्त थे और जो कीर्तिराम थे वो कंठोला थे जबकि रुधिरदत्त कमोठी थे। सुरेशानंद क्या थे वो आपके बरथवाल थे और बसवानंद बहुगुणा थे और यहाँ पे शशिधर डंगवाल थे जबकि खेतराम धसवाना थे, सहदेव चंदोला थे। ये आपके क्या हो जाएँगे नवरत्न हो जाएँगे। इसके अलावा इसके दरबार में जो थे कुछ विद्वान भी रहते थे। उन विद्वानों के नाम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। विद्वान में इनके कुछ विद्वानों के नाम है, पहले इन्हें अच्छे से देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि जो नोट्स हैं नोट्स तो मैं आपको कहते हैं पीडीएफ अब जो है नोट्स नहीं अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ओवरऑल क्या है क्लास में यहाँ पर लिखा दूँगी जिससे आप क्या है नोट्स ईज़िली तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो आप यहाँ पे क्लास को अच्छे से समझिए, सुनिए और फिर आपने नोट्स को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपके माइंड में वैसे ही बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आप मैंने सब कुछ लिख दिया है कि यहाँ पे कौन-कौन से नवरत्न थे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। योग्य था, प्रतापी था, कला प्रेमी था, साहित्यिक था, विद्वान में रुचि रखने वाला था, संस्कृति में ध्यान रखने वाला था। बहुत सारे जो कहते हैं आपके मंदिर होते हैं, उनमें भी इसने बहुत सारे कार्य करे हैं, तो ये हमारा था। अब बढ़ते हैं इसके दरबार में कौन-कौन से चित्रकार रहते थे और कौन-कौन से यहाँ पर विद्वान रहते थे। तो यहाँ पर विद्वान जो चित्रकार थे, उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ विद्वान थे, तो इसके दरबार में क्या थे विद्वान। तो विद्वानों की ना बात करें तो हम इसमें आ जाते हैं जयशंकर, मदीराम, नीलकंठ और सुखदेव। तो 4 विद्वान थे, उनका नाम है जयशंकर, मदीराम अ, जयशंकर मदीराम और यहाँ पर आते हैं नीलकंठ और सुखदेव। नीलकंठ और सुखदेव, सुख सॉरी देश हो गया ये देव, सुखदेव। तो ये 4 जो थे विद्वान थे किसके फतेहपति शाह के दरबार में, उनका नाम था जयशंकर, मदीराम, नीलकंठ और सुखदेव और आपने वहाँ पे चित्रकारों में पढ़ा होगा मोलाराम। मोलाराम जो है बहुत फेमस है, मोलाराम की आपने चित्रकारी के बारे में उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे देखा होगा। तो मोलाराम के जो वंशज थे वो किसके दरबार में रहते थे? फतेहपति शाह के। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे यूकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि मोलाराम के जो वंशज हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो किसके दरबार में रहते थे, किस पवार शासक के दरबार में रहते थे। तो मोलाराम के वंशज किसके दरबार में रहते थे? फतेहपति शाह के। तो ये याद रख लेना आप चित्रकारी से, विद्वानों से, नवरत्नों से, तो मैंने आपको बताया कि फतेहपति शाह वहाँ पे आपको टिक करना है। तो फतेहपति शाह के दरबार में क्या आते थे? मोलाराम के वंशज थे। तो चित्रकार की बात करें तो चित्रकार की बात करें, तो जो हमारे 2 चित्रकार थे, उनका नाम था केदार दास और श्याम दास केहर दास केहर दास केहर दास व श्याम दास। तो कौन थे? श्याम दास। तो ये आप यह नाम भी याद रखेंगे, दोनों ही दास हैं, यानी कि दास के नाम से आप केहर दास और श्याम दास। ये कौन थे? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मोलाराम के वंशज हैं। मोलाराम के वंशज आगे जब मैं ये आगे क्लास में जब आगे बढ़ेंगे तो मोलाराम का नाम वहाँ पर आएगा आपको। तो मोलाराम जो था, मोलाराम चित्रकार था बहुत फेमस उत्तराखंड का। तो मोलाराम जो थे उत्तराखंड के फेमस चित्रकार थे, उनके जो पूर्वज थे वंशज कह रही हूँ, मोलाराम के पूर्वज सॉरी पूर्वज वंशज नहीं पूर्वज।
तो मोलाराम के जो पूर्वज थे, पूर्वज यानी कि पहले आते हैं, वंशज होते हैं, बाद में होते हैं, तो ये वंशज हुए मोलाराम, लेकिन पूर्वज हुए केदारदास और श्यामदास। तो पूर्वज कौन थे? केहारदास और श्यामदास कौन थे? इनके मोलाराम के वंशज किसके सॉरी पूर्वज ये कहाँ पर रहते थे? ये रहते थे फतेहपति शाह के दरबार में। इसके साथ-साथ इनके यहाँ बहुत सारे एक कवि थे, कौमुदी ग्रंथ के लेखक, कौमुदी ग्रंथ लेखक। कौमुदी ग्रंथ जो है वो लिखा है मतीराम और रतन मतीराम व रतन ने मतीराम व रतन। ये भी किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह के दरबार में थे। जयशंकर मदीराम ये मदीराम जो है आपके ये अलग है और ये अलग है। तो जयशंकर मदीराम नीलकंठ सुखदेव मदीराम नीलकंठ सुखदेव ये किसके दरबार में थे? विद्वान फतेहपति शाह के थे। मोहलाराम के जो पूर्वज थे केहरदास और श्यामदास वो किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह के दरबार में थे। जबकि मतीराम और रतन ये क्या थे? कौमुदी ग्रंथ लिखा है इन्होंने और ये किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह के दरबार में थे। नवरत्न किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह के दरबार में थे। बहुत सारे सांस्कृतिक जो भी विद्वान हैं वो किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद साथ-साथ इसने कवि रामचंद्र कड़ियाल, भूषण मित्र ज्योतिष थे, संगीतकार थे, बहुत सारी चीज़ें मतलब जितने भी संगीतकार थे और ज्योतिष थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब किसके दरबार में? फतेहपति शाह। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में फतेहपति शाह को ही टिक करना है। तो चलते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं इसके युद्धों के बारे में, इसके क्षेत्र के बारे में, इसने क्या-क्या करा आगे और क्या रही इसके आगे की कहानी, तो उसकी बात करते हैं। तो तो यहाँ पर जो था, देखिए आप इसने क्या है देखो आप यहाँ पर बाज बहादुर चंद, उदय चंद, ज्ञानचंद और जगत चंद। अब क्या होता है कि एक साइड तो कुमाऊँ में चंदों का शासन है और दूसरी साइड क्या है पवारों का शासन चल रहा है। लेकिन क्या होगा कि इनमें भी मुठभेड़ होगी, या तो मित्रता होगी या फिर मुठभेड़ यानी कि शत्रुता होगी, यानी कि इनके आपस में युद्ध होंगे। तो यहाँ पर जो है फतेहपति शाह के भी यहाँ पे चंदों के साथ कुछ युद्ध हुए थे। जिसमें फतेहपति शाह में यहाँ पर ज्ञानचंद ने बधानगढ़ का युद्ध करा था। सबसे पहले बधानगढ़ का युद्ध जो है यहाँ पे ज्ञानचंद करता है। बधानगढ़ का युद्ध 1699 में 1699 के समथिंग यहाँ पे ज्ञानचंद युद्ध कर देता है फतेहपति शाह के और यहाँ पे नंदा देवी की जो है मूर्ति ले जाता है। नंदा देवी की मूर्ति ले गया। यहाँ से क्या ले गया? ज्ञानचंद्र जीत गया था। यहाँ पर जो लेके गया था नंदा देवी मूर्ति। नंदा देवी की मूर्ति ले आता है और यहाँ से फिर क्या होता है कि फतेहपति शाह पर जो क्षेत्र पे आक्रमण करता है ये 1701, 1702 और 1707 सॉरी यहाँ पे 3 है और वह 1707 1701, 1703, 1707 ज्ञानचंद जाता है गढ़वाल वाले क्षेत्र पर। गढ़वाल में क्या करा इसने? गढ़वाल वाले क्षेत्र में जो नंदा देवी की मूर्ति थी वो लेके यहाँ पे गढ़वाल में लूटपाट मचाई किसने? गढ़वाल वाले क्षेत्र पे लूटपाट किसने मचाई थी? ये ज्ञानचंद ने मचाई थी यहाँ पर 1701 में, 1703 में और 1707 में। तो ये भी क्या है आपस में लड़े हैं। यहाँ पे उदय चंद ने भी आक्रमण करा था यहाँ पर उदय चंद के काल में भी यहाँ पे क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था, बधानगढ़ का युद्ध हुआ था।
उदयचंद के टाइम पर क्या होता है कि पहले यहाँ पर ये करता है आक्रमण, और इससे पहले ये उदयचंद के काल में क्या आता है, बदांगड़ वाले क्षेत्र पे युद्ध करता है। जब मैं आपको उदयचंद बताऊंगी तो इसके बारे में बताऊंगी। तो जो ये जो क्षेत्र होता है, जो जहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र होता है, यानी कि पश्चिमी ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्या होता है, चंदों का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर फतेहपति शाह आता है और यहाँ पे आक्रमण करता है, तो ये वाले क्षेत्र पे किसका अधिकार हो जाता है, ये वाले क्षेत्र पे हो जाता है पवार शासक फतेहपति शाह। तो पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र अधीन किसका किसका ये जो पश्चिमी क्षेत्र था, ये था कुमाऊँ का। तो आप उत्तराखंड की दृष्टि से देखेंगे तो ये वाला पश्चिमी क्षेत्र होगा, लेकिन कुमाऊँ के क्षेत्र दृष्टि से देखेंगे तो ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ। तो कोटद्वार और जो पश्चिमी क्षेत्र था, वो किसने ले लिया था? फतेहपति शाह ने। और फिर आता है ज्ञानचंद्र का टाइम आता है, तो ये बधानगढ़ का युद्ध यहाँ पर भी होता है। बधानगढ़ क्या है? एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे भी युद्ध होता है और वहाँ पे नंदा देवी की मूर्ति ले जाता है। इसके बाद ज्ञानचंद आता है 1701 और 1703 और 1707 में। 3 बार क्या है ये फतेहपति शाह के पवार शासक यानी गढ़वाल क्षेत्र में जाता है और लूट-पाट मचाता है। इसके काल में इस तरीके से यहाँ पे होती है। और इसके साथ-साथ यहाँ पे क्या था, मुगलों का शासन था। तो मुगलों का शासन था, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो चल रहा था, औरंगज़ेब का शासन चल रहा था। यहाँ पे अभी भी औरंगज़ेब का शासन है, यहाँ मुगल शासन है। तो यहाँ से भागते, 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 भागते फिर से ये सब भाग कर कहाँ जाते हैं? सब लोग ज़्यादातर भाग के यहीं पे पहुँच जाते हैं ज़्यादातर गढ़वाल क्षेत्र में। तो श्रीनगर, यहाँ पे श्रीनगर में, तो श्रीनगर 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 यहाँ पर जो थे भागते हुए कौन पहुँचे? श्रीनगर में पहुँचे थे गुरु राम राय। जब भागते-भागते औरंगज़ेब से बच के गुरु राम राय कहाँ पहुँचे? श्रीनगर पहुँचे। तो फतेहपति शाह जो था वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक था, सांस्कृतिक था, मतलब क्या है लोगों का विद्वानों का आदर करने वाला था। तो इसने गुरु राम राय को क्या दी? शरण दे दी और गुरु राम राय को 3 गाँव जो है दान में दे दिए, क्योंकि उनके रहने के लिए, उनके अपने जो भी वो करना चाहें उसके लिए। तो 3 गाँव दान में किसने दिए थे? फतेहपति शाह ने दिए थे, जिसमें इन्होंने जो आपका खुड़बुड़ा वाला क्षेत्र होता है, वो भी इसके अधीन आ जाता है। तो यहाँ पर जो 3 गाँव थे उसकी बात करूँगी मैं। तो गुरु राम राय को 3 गाँव दान में दिए, 3 गाँव दान, 3 गाँव दान में, दान दिए। तो जब भागते-भागते ये श्रीनगर पहुँचे तो फतेहपति शाह ने 3 गाँव दे दिए। अब ये कौन-कौन से गाँव थे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो पहला जो गाँव था वो था राजपुर। जो पहला गाँव था वो था राजपुर राजपुर और दूसरा गाँव था खुड़बुड़ा 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 खुड़बुड़ा। और जो तीसरा था वो था चामस्तरी। तो 3 गाँव किसको दान में दिए थे? गुरु राम राय को यहाँ पर फतेहपति शाह ने दिए थे, जिसमें गुरु राम राय ने खुड़बुड़ा के मैदान में एक क्या डाल दिया था? डेरा डाल दिया, डेरा डाला। किसने डाला था डेरा डाला? गुरु राम राय ने, डेरा डाल दिया। फिर उस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? देहरादून। किस नाम से? देहरादून कहा जाने लगा और देहरादून से इसे देहरादून कहा जाने लगा। देहरादून। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देहरादून जो नाम आया है वो कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। तो खुड़बुड़ा के मैदान में गुरु राम राय ने क्या डेरा डाल दिया था और उसमें जो इनको गाँव दान में मिले थे, तो वो जो आपका देहरादून वाला क्षेत्र था वो खुड़बुड़ा का मैदान ही था। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर मुगलों का शासन था, लेकिन जब मुगलों का शासन था तो फतेहपति शाह ने मुगलों के साथ क्या कर दी थी युद्ध करा और यह वाला क्षेत्र अपने अधीन ले लिया और उसके बाद इन्होंने गुरु राम राय को ये वाला क्षेत्र चामस्तरी और राजपुर वाला क्षेत्र किसको दे दिया था? गुरु राम राय को दे दिया, जिसमें खुड़बुड़ा के मैदान में इन्होंने डेरा डाला और यहाँ पे देहरादून के नाम से ये जाने लगा। तो देहरादून के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हो गया था ये। तो इतना आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो
अब यहाँ पर जो था पहले मुगल शासन था, यहाँ पे मुगल शासन समाप्त हो गया क्योंकि क्या हुआ था कि फ़तेह शाह ने जो है युद्ध करा मुगलों के साथ और यहाँ पर हो गया था पवार शासन और पवार शासन के बाद ही इन्होंने दे दिया था किसको गुरु राम राय को और देहरादून के जो मंदिर के लिए दिया गया था इन्हें 3 गाँव उसमें इन्होंने देहरादून के नाम से ये जगह प्रसिद्ध हो गई थी। शासन तो यहाँ पर आपका पवार शासन ही चल रहा है। फिर चलते हैं इससे आगे, तो इन्होंने कुछ-कुछ युद्ध लड़े थे जिसमें मंगाड़ी का युद्ध, बधानगढ़ का युद्ध और एक आपका ये जो युद्ध था वो था मुगलों के साथ था। हुँ। तो यहाँ पर जो युद्ध की बात करूँगी मैं, युद्ध की बात तो यहाँ पर आपका जो पहला युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1600 और भी युद्ध हुए हैं, इससे पहले जो 1692 में हुआ था, ये हुआ था मुगलों से। यहाँ पर क्या हुआ, फतेहपति शाह विजय हुए और सहारनपुर अधीन, यानी कि सहारनपुर वाला जो क्षेत्र होता है, ये आस-पास ही होता है यहाँ पर। ये जो पश्चिमी क्षेत्र था, ये किसके अधीन हो गया? ये हो गया था फतेहपति शाह के अधीन। इसके बाद जो था 1699 में मैंने आपको बताया था 1699 में ज्ञानचंद्र से युद्ध हुआ। किससे? चंदों से। चंदों से युद्ध हुआ ज्ञानचंद। इसके टाइम पर कौन-सा चंद शासक था? ज्ञानचंद। तो इससे युद्ध होता है फिर 1701 में 1703 में और 1707 में ज्ञानचंद क्या होता है? लूट-पाट मचाता है। यहाँ भी ज्ञानचंद की बात है। यहाँ पर भी ज्ञानचंद ही लूट-पाट मचाता है। ज्ञानचंद लूट-पाट। फिर इसके बाद आता है आपका ये हो गया और मैंने यहाँ पर एक युद्ध नहीं लिखा है, उसका नाम है मंगाड़ी का युद्ध। 1692 1600 1600 ये हो जाएगा आपका 89 1689 यहाँ पर आपका जो युद्ध हुआ था मंगाड़ी युद्ध था, ये था मंगाड़ी युद्ध। ये मंगाड़ी युद्ध फिर आता है मुगलों के साथ युद्ध होता है। यहाँ सहारनपुर वाले क्षेत्र में यहाँ पे क्या होते हैं गुरु राम राय आते हैं और देहरादून देहरादून यानी कि नाम से जो मैंने आपको कहानी बताऊँगी, उसके बारे में है कि देहरादून के कैसे प्रसिद्ध हुआ देहरादून के नाम से वो क्षेत्र। जो ये वाला क्षेत्र था पश्चिमी क्षेत्र वो मुगलों से लेके अपने अधीन कर लिया था 1692 में और 1689 में इसकी जो हुई थी मंगाड़ी युद्ध हुआ था, 1699 चंदो ज्ञानचंद के साथ हुआ था, मधानगढ़ का युद्ध। ये जो था बधानगढ़ का युद्ध था, बधानगढ़ का युद्ध। ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ज्ञानचंद ने लूटपाट 1701, 1703, 1707 में करी थी। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इसका 1709 में क्या होता है ज्ञानचंद्र फिर से आता है सॉरी यहाँ पे आता है जगतचंद 1709 में जगतचंद के साथ युद्ध होता है जगतचंद तो मैंने आपको बताया था बहादुर उदयचंद ज्ञानचंद और जगतचंद फिर आता है जगतचंद जगत चंद के साथ इसके टाइम पर आक्रमणकारी घटनाएं हो जाती हैं यहाँ पर क्या हो जाता है इसके अधीन हो जाता है कौन सा क्षेत्र अधीन श्रीनगर श्रीनगर वाला क्षेत्र जो होता है श्रीनगर श्रीनगर इसके अधीन हो जाता है लेकिन फिर क्या होता है कि फतेहपति शाह 1710 में पुनः श्रीनगर को अपने अधीन कर लेता है श्रीनगर फतेहपति शाह के अधीन फतेहपति शाह तो देखिए आप यहाँ पर ये युद्धों को आप क्रम से याद कर सकते हैं। मंगाड़ी युद्ध हुआ था 1600
89 में मराठवाड़ी युद्ध हुआ, 1692 में मुगलों के साथ युद्ध हुआ, जहाँ पे सहारनपुर वाला क्षेत्र को किसने अधीन कर लिया था? मुगलों से लेके फतेहपति शाह ने अपने अधीन कर दिया, वहाँ गुरु राम राय को बसाया और देहरादून के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया था क्षेत्र। और 1699 में चंदो में ज्ञानचंद्र आता है, ज्ञानचंद्र क्या होता है? बधानगढ़ का युद्ध होता है इसके साथ में। और यहाँ पर क्या होता है कि नंदा देवी की मूर्ति जो होता है, वो अपने साथ ले आता है फतेहपति शाह। और 1701, 1703, 1707 में जो ज्ञानचंद होता है, वो गढ़वाल क्षेत्र में काफ़ी लूट-पाट मचा देता है। 1709 में क्या होता है कि जगतचंद का काल होता है, जगतचंद क्या होता है, वो भी गढ़वाल वाले क्षेत्र में जाता है और जो पश्चिमी क्षेत्र था, सहारनपुर और देहरादून वाला क्षेत्र, वो अपने अधीन कर लेता है। लेकिन फतेहपति शाह 1710 में फिर से इनके बीच में युद्ध होता है और वो अपने क्षेत्र को वापस ले लेता है फतेहपति शाह। तो ये 1710 तक की यहाँ पे कहानी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फतेहपुर नगर के बारे में। तो फतेहपुर की स्थापना किसने करी थी? फतेहपुर की जो स्थापना करी थी, वो फतेहपति शाह ने करी थी, वो भी आप देखेंगे यहाँ पर। ये करी थी 1692 में, 1692 में। तो मुगल यहाँ पर ही आपका जो सहारनपुर वाला क्षेत्र आता है, तो फतेहपुर आता है। तो फतेहपुर की स्थापना फतेहपुर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 1692, 1692 में करी थी, किसने करी थी? फतेहपति शाह ने करी थी। ये तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे शॉर्ट में, आप लिख लिए हैं नोट्स में। तो फतेहपुर की स्थापना जो करी थी, नगर बसाया था, उसकी स्थापना किसने करी थी? फतेहपति शाह ने करी थी। तो इतना था फतेहपति शाह के बारे में। इसके बाद क्या होता है कि फतेहपति शाह का जब काल खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट शासक आता है और नेक्स्ट शासक में आ जाता है आपका उपेंद्र शाह और वो आता है कुछ महीने के लिए जाता है। इसके बाद जो आता है वो उपेंद्र शाह होता है, योग्य शासक नहीं होता है, कुछ ही महीने के लिए रहता है। और उसके बाद आता है प्रदीप शाह, तो प्रदीप शाह जो है कुछ टाइम तक शासन में रहता है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो 3 शासक हैं इनके बारे में कल की क्लास में बताऊँगी और आज हमारा फतेहपति शाह को कंप्लीट कर देंगे। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इसका फतेहपति शाह का। सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया कि योगी सत्ता था, प्रतापी था, कला, चित्र और विद्वान में ज़्यादा रुचि रखने वाला ये क्या था शासक था और इसके दरबार में क्या थे बहुत सारे विद्वान थे, कवि थे, इसके दरबार में चित्रकार थे, नवरत्न किसके दरबार में? फतेहपति शाह के दरबार में थे। नवरत्नों को मैंने आपको बता दिया नोटियाल, थपलियाल, डंगवाल और कमोठी, कंडमोला और आपका चंदोला और एक ध आपके आते हैं खेतराम धसमाना, तो वो ये नवरत्नों में आ जाते हैं। फिर इसके क्या आते हैं 4 चित्रकार विद्वान थे, 4 विद्वान इसके दरबार में रहे थे। 2 चित्रकार मोलाराम के पूर्वज वो भी इसमें रहे थे। आपके इसके अलावा जो कौमुदी ग्रंथ के लेखक हैं वो भी फतेहपति शाह के दरबार में ही थे। इसके बाद क्या होता है कि फतेहपति शाह के टाइम पर औरंगज़ेब का ही शासन था यहाँ पे मुगलों के अधीन जब हो गया था ये वाला क्षेत्र तो आप देख सकते हैं 1667 1716 और औरंगज़ेब भी यहाँ पर है ही। तो औरंगज़ेब का काल ही चल रहा था, तो इसने क्या करी मुगलों के साथ युद्ध करा और अपना जो पहले जीता हुआ मुगलों ने क्षेत्र ले लिया था, उसे वापस ले लिया और क्या होता है कि औरंगज़ेब से डरते-डरते जो देहरादून आ जाते हैं श्रीनगर पहुँचते हैं गुरु राम राय, तो ये इनको शरण देता है और मंदिर के लिए कुछ भूमि दान में देता है, जिसमें 3 गाँव होते हैं आपके चामस्तरी, राजपुर और खुड़बुड़ा, तो खुड़बुड़ा के मैदान में उनके कहते हैं डेरा डाल देते हैं और वो क्षेत्र जो होता है देहरादून यानी कि देहरादून के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। बाद में यही वाले क्षेत्र के आस-पास ही फतेहपुर नगर की स्थापना की जाती है, ये 1692 में होती है। 1692 में फतेहपुर नगर की स्थापना फतेहपति शाह करता है। इसके अलावा 1699 चंदो में ज्ञानचंद के साथ युद्ध होता है, नंदा देवी की मूर्ति ले आता है और 3 बार ज्ञानचंद क्या होता है गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करता है जिसमें 1701, 1703, 1707 में। 1709 में क्या होता है जगतचंद का आक्रमण होता है और वो जो आपका देहरादून और पश्चिमी क्षेत्र था फिर से वहीं पे अपना क्षेत्र अधीन कर लेता है। लेकिन क्या होता है फतेहपति शाह अपने राज्य जो क्षेत्र था उसे फिर से वापस पा लेता है। 1710 में पाता है और यहाँ पर श्रीनगर पे फतेहपति शाह के अधीन हो जाता है। तो इतना ही था फतेहपति शाह के काल में। इसके अलावा क्या था कि ये किसी को कर इसके कुछ सिरमौर नरेश भी रहते थे। डोटी का जो शासक था, इसने क्या कर ली थी डोटी यानी कि ये नेपाल हो गया आपका नेपाल, इसे कहते हैं डोटी। इसने इसके साथ संधि कर ली, तो इससे युद्ध-वुद्ध की कोई बात नहीं हुई। एक होता है सिरमौर वाला क्षेत्र, तो सिरमौर वाले क्षेत्र में 2 लोग थे, वहाँ पर जो सिरमौर वाला क्षेत्र था, उसमें थे रुद्र प्रकाश और मेदिनी। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पर थोड़ा-सा।
ये आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर और बाकी इससे आगे मैं अब यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पर और क्या हुआ था फतेहपति शाह के शासन में। तो सिरमौर वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर भी शासक रहते हैं, तो प्रकाश टाइप से जैसे आपका मान्यता प्रकाश जो सिरमौर में था, इसके जो सिरमौर था, सिरमौर 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 वाले क्षेत्र में जब इसके दादा का काल था यानी कि पृथ्वीपति शाह का काल था, तो वहाँ पर जो शासक था उसका नाम था मांधाता मांधाता प्रकाश। तो मांधाता प्रकाश के जो वंशज होते हैं यानी कि इसके जो नेक्स्ट शासक आते हैं, उनका नाम होता है मेदिनी प्रकाश और रुद्र प्रकाश। तो ये जो थे इसके मांधाता प्रकाश के, उनका नाम था मेदिनी प्रकाश यानी कि इसने तो पोता था लेकिन ये क्या थे इसके पुत्र थे मेदिनी प्रकाश व रुद्र प्रकाश। तो ये 2 शासक थे, कहाँ रहते थे? सिरमौर के क्षेत्र के थे। तो इनके साथ भी इसने युद्ध करा। इनके साथ भी क्या करा था? युद्ध करा था और कालसी वाला क्षेत्र यानी कि थोड़े-थोड़े क्षेत्रों को ये अपने अधीन कर लेता है। पोंटा वाला क्षेत्र जैसे औरंगजेब से युद्ध करने के बाद इसने क्या आता है पश्चिमी क्षेत्र, वहीं आस-पास क्या आते हैं छोटे-छोटे शासक भी अपना शासन चला रहे होते थे, जिसमें मेदिनी प्रकाश और रुद्र प्रकाश होता है। इनसे क्या ले लेता है ये जो क्षेत्र लेता है ये होता है पोंटा वाला क्षेत्र जो आपने पोंटा जहाँ पे पढ़ा होगा कालसी वाले क्षेत्र में, वहाँ पे पोंटा जो एक बैराज भी है वहाँ पर आज के टाइम पर और कालसी वाला क्षेत्र कालसी, वेराटगढ़ ये क्षेत्र क्या लिए थे? अधीन कर लिए थे। ये सारे क्षेत्र किसके अधीन कर लिए थे? फतेहपति शाह ने अपने अधीन कर लिए थे इनसे युद्ध करने के पश्चात और अधीन कर लिए थे और इनको जो रिहा करा पकड़ लिया था इनको मेदिनी प्रकाश और रुद्र प्रकाश को, तो इनको रिहा किया था रिहा करा। वार्षिक कर यानी कि वार्षिक कर जो लिया था 3000 इनका जो भी वहाँ पर मुद्रा रहती होगी प्रति वार्षिक जब इनसे युद्ध हुआ तो युद्ध में हार गए और इसने अपने जो क्षेत्र थे पोंटा, कालसी, विराटगढ़ ये वाले अपने अधीन कर लिए और रुद्र प्रकाश और मेदिनी प्रकाश को जो पकड़ रखा था उन्हें 3000 वार्षिक कर देने के लिए वार्षिक कर पर इन्हें छोड़ दिया गया और ये अपने शासन में वापस चले गए मतलब अपने जहाँ पर होगा इनका शासन सिरमौर वाले क्षेत्र में तो ये वहाँ पर अपना शासन करते हैं लेकिन इनको क्या आता था वार्षिक कर देना पड़ता था किसे फतेहपति शाह को। तो ये थी इसके फतेहपति शाह की कहानी, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में जिसमें आपके ये शासक होंगे और इससे आगे के शासक होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।